जय हिंद दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो ये शुरू होने वाला है जो थोड़ी देर में, वो वीडियो है करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन का। तो ये 20 क्वेश्चन का जो हमने वीडियो बनाया है, इसमें मैं आपको दिखाई तो नहीं दूंगा, बोर्ड पे मैंने सॉल्व नहीं कराया ये क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं पेन टैब के थ्रू। तो मेरी आवाज़ आएगी आपको पूरी तरह, आप आराम से 20 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उन 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको थोड़ा थोड़ा टाइम भी मिलेगा, और जब टाइम मिलेगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दे सकते हैं। और इस तरीके से 20-20 क्वेश्चन ना आपको हर तीसरे दिन दिए जाएंगे, ये आप समझ लीजिए पक्का है। अब आप रेगुलरिटी में करंट अफेयर्स की तैयारी करते जाएं, और फिर आपको ये अलग से कोई मैगजीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 20 क्वेश्चन करने का भले ही नंबरिंग 20 क्वेश्चन की जरूर है, लेकिन आप ये सोच के ये क्वेश्चन सॉल्व करिए कि हर एक क्वेश्चन कम से कम 10-12 नए क्वेश्चन को जन्म देगा, क्योंकि हम हर क्वेश्चन पर डिस्कस भी करेंगे, है ना। तो मात्र 20 क्वेश्चन का वीडियो भी 35 मिनट तक का बना है, तो इसलिए। और ये क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं कि ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिए कहीं से, सारे क्वेश्चन वो हैं जो आने की पूरी उम्मीद रखते हैं, आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये रहेगा हमारा कि मैं आपको हर क्वेश्चंस के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा, और जब तक मैं एक्स्ट्रा बताऊंगा तब तक आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए, जिससे कि आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको पता लगेगा कि आपको कौन सा आंसर देना था और आपने कौन सा गलत उत्तर दिया। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो चलिए देखिए आप, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, किस महोत्सव में इंदौर को लगातार 5वें वर्ष देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है? तो सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार सब जानते हैं, इंदौर को पिछले 5 साल से लगातार मिलता आ रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। तो आपको देखो, आप इसका आंसर दीजिए, तब तक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए स्वच्छ महोत्सव, अमृत महोत्सव, स्वच्छ अमृत महोत्सव, कौन सा आंसर हो सकता है इसका। तब तक हम कुछ और बातें करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये जो स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया जाता है, ये एक मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। तो ये जो आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, वो इस पुरस्कार को प्रदान करता है ना। तो आपको एक ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखना है ना, ये महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि भाई आवास एवं शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, वो इस पुरस्कार को हर साल प्रदान करता है। उसके बाद ये कई कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कैटेगरी का मतलब है यहाँ कैटेगरी का मतलब है कि जैसे 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, तो यहाँ पर इंदौर को जो पुरस्कार दिया गया है वो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में दिया गया है। यानी कि ऐसे 48 नगर हैं, 48 नगर हैं जिन्हें सबसे स्वच्छ नगर कहा गया है पूरे देश में, जिसमें पहले नंबर पे तो इंदौर हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया इंदौर का। फिर सेकंड नंबर पर कौन सा शहर है? तो आपको याद रखना सूरत सेकंड नंबर का शहर है। थर्ड नंबर का कौन सा शहर है जो सबसे ज्यादा स्वच्छ शहर कहलाया? वो है विजयवाड़ा। आप जानते होंगे कि सूरत गुजरात का एक शहर है और विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का एक शहर है। तो इस तरीके से ये 3 शहर तो आपको ये याद रखने। और जो सबसे लास्ट में रहा 48 नंबर का जो शहर है, वो है कोटा। तो इस प्रकार से 48 शहरों को एक कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर, उस कैटेगरी में ये स्वच्छता का पुरस्कार दिया गया है। तो मुझे लगता है इतनी देर में आपने इसका सही आंसर ढूंढ लिया होगा, और अब मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं उसका। तो पहले का सही आंसर है सी, यानी कि स्वच्छ अमृत महोत्सव के तहत ये पुरस्कार इंदौर को दिया गया है, वो देश का सबसे स्वच्छ शहर है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, और ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर आता है, पहले भी इंदौर का क्वेश्चन कई एग्जाम में आया हुआ है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है ना, 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में संपन्न हुआ? बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि कई सालों से है ना लगातार जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो लगातार मनाया जा रहा है पिछले कई सालों से, है ना। और ये 18वां वर्ष है कि लगातार ये गोवा में मनाया गया, मतलब 18 सालों से लगातार गोवा में इसका आयोजन हो रहा है। तो चलिए इसका आंसर तो हमने दे दिया है कि गोवा इसका सही आंसर है। कई बच्चे आंसर दे भी रहे हैं, है ना। कमेंट बॉक्स में और भी आप लिख के बताइए जल्दी से जल्दी। तो गोवा इसका सही आंसर है। अब देखिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि जो पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था वो कब हुआ था, यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो पहला अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ फर्स्ट,
वो हुआ था 1952 में, 1952 में, और इसका आयोजन किया गया था मुंबई में। उस समय मुंबई को बम्बई कहते थे, तो मुंबई में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद दिल्ली, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, कई सारे शहरों में समय समय पर ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस बार का आयोजन गोवा में हुआ। तो गोवा में तो पिछले 18 साल से लगातार आयोजन हो रहा है। अब देखिए इस फिल्म महोत्सव में होता क्या है। इस फिल्म महोत्सव में बहुत सारी फिल्मों को, है ना, विदेशी फिल्में, भारतीय फिल्मों को दिखाया जाता है। सबसे अच्छी फिल्म को पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें एक पुरस्कार है जिसे हम कहते हैं स्वर्ण मयूर पुरस्कार, यानी कि गोल्डन पीकॉक, है ना। तो गोल्डन पीकॉक यानी कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार है ये, जिसके तहत 40 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। तो ये भी याद रखेंगे कि इसमें 40 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। और ये पुरस्कार इस बार दिया गया है, एक जापानी फिल्म है और उस जापानी फिल्म का नाम है रिंग वांडरिंग। तो रिंग वांडरिंग को इस बार ये पुरस्कार दिया गया है, जापानी फिल्म को। तो इसे याद रखेंगे कि कौन सी मूवी है और किस देश की मूवी है जिसे ये पुरस्कार मिला है। तो एक तो ये याद रखेंगे। इसके अलावा एक और पुरस्कार दिया जाता है, और भी कई कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे रजत मयूर पुरस्कार दिए जाते हैं। तो रजत मयूर यानी कि सिल्वर पीकॉक का जो पुरस्कार है वो दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को पुरस्कार वो दिया जाता है, और उसके तहत 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। तो हम ये लिख नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, अगर कभी कोई क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा देखो एक और कैटेगरी है इसमें, कि इसमें फोकस कंट्री को का एक दर्जा दिया जाता है किसी न किसी देश को, यानी कि उस देश की जो फिल्में हैं वो स्पेशली ज्यादा दिखाई जाती हैं, है ना, और उस देश की संस्कृति, समाज इसके बारे में इस फिल्म महोत्सव में ज्यादा बात की जाती है। तो इस बार फोकस कंट्री कोई एक नहीं है, बल्कि एक पूरा संगठन है जिसे फोकस कंट्री का दर्जा मिला है, और वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स आप जानते हैं एक संगठन है जिसमें भारत भी सदस्य है। इसमें बी फॉर ब्राजील है, आर फॉर रशिया है, आई फॉर इंडिया है, सी फॉर चाइना है, और एस फॉर ये साउथ अफ्रीका है। तो इस प्रकार ब्रिक्स को इस बार फोकस कंट्री का दर्जा दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और जो हमने अभी बात की थी रजत मयूर पुरस्कार, वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार आपको याद रखना है कि किसे मिला है, वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, आपको अगले क्वेश्चन में उसका आंसर देना है। इसलिए चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर पे, किस उच्च न्यायालय का फैसला आया है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलती है। तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू था और वो क्रिश्चियन बन गया, या कोई मुस्लिम था वो क्रिश्चियन बन गया, है ना, तो अगर उसने अपना धर्म परिवर्तन किया है तो उसकी जाति वही रहेगी, क्योंकि वो समाज के आधार पर पिछड़ी जाति में पैदा हुआ था, है ना। तो इसलिए इसमें जो मद्रास हाई कोर्ट है इसका सही आंसर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है, एक महत्वपूर्ण फैसला है कि धर्म बदलने से किसी व्यक्ति की जाति नहीं बदलेगी। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन दूसरे वाले क्वेश्चन की तरह है, और 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो आप इसका तब तक आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, तब तक हम कुछ और बात बताते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है इसे आप रजत मयूर पुरस्कार कहते हैं। तो रजत मयूर, जिसके तहत 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया अभी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इस पुरस्कार के अंतर्गत दिया जाता है। तो इस बार जो पुरस्कार दिया गया है, देखिए कई बच्चों ने आंसर दिया भी है, तो इस बार पुरस्कार दिया गया है जितेंद्र जोशी को, ये यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर पुरस्कार इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदान किया गया जितेंद्र जोशी को। ये मराठी एक अभिनेता हैं और इन्होंने एक मराठी फिल्म की है जिसका नाम है गोदावरी। तो गोदावरी फिल्म के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है, शानदार एक्टिंग के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। गोदावरी क्या है, मूवी का नाम है, और ये किस भाषा के अभिनेता हैं, मराठी फिल्मों में अभिनय करते हैं जितेंद्र जोशी, उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 किस देश में संपन्न हुआ। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी एग्जाम में आएगा, यानी कि COP26 से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं
है ना। तब तक आप इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के, तब तक हम इसके बारे में थोड़ा इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो देखिए जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होते हैं, है ना, लगभग हर साल होते हैं, लेकिन पिछले 1-2 सालों से नहीं भी हुए हैं। तो कॉप का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो COP 26, तो COP 26 का यहाँ COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कि ऐसे 194 देशों ने मिलकर, है ना, इस तरह का एक सम्मेलन किया, जिसे जो 26वां सम्मेलन था इसलिए इसे COP 26 कहा गया। और ये क्योंकि हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, तो वहां के एक मंत्री हैं जो इसके अध्यक्ष बने हैं। तो आपको वो अध्यक्ष भी याद रखना है कि COP 26 की अध्यक्षता किसने की है। और ये इसलिए ज्यादा जरूरी है अध्यक्ष को याद रखना क्योंकि ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और भारतीय मूल के ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जो है वो यूनाइटेड किंगडम में यानी कि ब्रिटेन के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। तो आलोक शर्मा को इस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये जरूर याद रखेंगे कि COP 26 का अध्यक्ष कौन था। तो आलोक शर्मा जो कि ब्रिटिश मंत्री हैं, इन्हें इसका अध्यक्ष बनाया गया। अब देखिए इसके अलावा और कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। COP 25 भी आपको पता होना चाहिए कि COP 25 कब और कहाँ हुआ। तो आपको याद रखना है कि 2019 में COP 25 हुआ था, और ये हुआ था स्पेन की राजधानी में हुआ था शायद। हाँ, COP 25 देखिए COP 25 हुआ था स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो मैड्रिड में हुआ था ये 2019 में, और उसके बाद कोरोना काल आ गया, यानी कोविड की वजह से 2020 में ये हो नहीं पाया। 2021 में भी ये कई बार स्थगित किया गया, और अंततः 2021 नवंबर के महीने में ये आयोजित हुआ। कहाँ पर, तो अब मैं इसका सही आंसर दे देता हूँ कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इसका सही आंसर है ग्लासगो, यानी कि स्कॉटलैंड का एक शहर है ग्लासगो, जहां पर ये आयोजित किया गया। और आप जानते हैं स्कॉटलैंड कहाँ पर है, यूके में। तो यूके का एक राज्य है स्कॉटलैंड, और वहां का एक शहर है ग्लासगो, जहां पर ये COP 26 का आयोजन किया गया। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे इसके बाद अगला COP 27 कहाँ आयोजित होगा, यानी कि 2022 में COP 27 का आयोजन किया जाएगा। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इसका आयोजन किया जाएगा मिस्र देश में। मिस्र आप जानते हैं एक देश है, इजिप्ट कहते हैं इंग्लिश में, मिस्र या इजिप्ट में ये आयोजित होगा। और वहां का एक शहर है इजिप्ट का जिसका नाम है शर्म अल शेख। तो शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये शर्म अल शेख भी आप याद रखें कि ये मिस्र का एक शहर है जहां पर इसका आयोजन होगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से करने से आपको ना केवल ये क्वेश्चन पूरा हुआ, बल्कि इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स के कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखेंगे, जब प्रधानमंत्री यहाँ पर भाग लेने के लिए गए थे तो उन्होंने भारत के 5 लक्ष्य बताए थे, और इन 5 लक्ष्यों में एक लक्ष्य तो आपको जरूर याद रखना है, और वो लक्ष्य हमारा यह है कि 2070 तक हम भारत को 0 कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी यानी कि 0 कार्बन उत्सर्जन वाला देश बनाने का लक्ष्य हमने अपने देश के बारे में कब तक रखा है, 2070 तक। तो 0 कार्बन, है ना, उत्सर्जन या 0 कार्बन एमिशन वाला देश हमारा कब बनेगा, 2070 तक हमने इसका लक्ष्य रखा। तो ये बात जरूर याद रखनी है। इसके अलावा और भी हमारे लक्ष्य हैं, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है, तो इसे आप जरूर याद रखें। तो मुझे लगता है देखिए COP 26 से रिलेटेड कई सारी बातें आपने की। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी देखिए, जिससे मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसे जरूर आप टिक कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे याद रखिए कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की पहल पर बनाया गया है ना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये, तो इसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA कहते हैं, और ये बनाया गया था 2015 में। तो 2015 में भारत और फ्रांस की पहल पर ये बनाया गया। इसका मुख्यालय जरूर याद रखना है क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में ही है, और भारत का एक राज्य है हरियाणा, और हरियाणा का एक शहर है गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, इसलिए इसे याद रखेंगे आप कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आपको इसका आंसर देना था कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन सा देश बना है। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका, USA। एक बड़ी बात है कि भाई अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करते थे तो इस तरह के गठबंधनों में अमेरिका हमेशा अपना हाथ पीछे खींच लेता था, है ना। जैसे COP 25 में भी वो शामिल नहीं हुआ था,
है ना। तो इसीलिए अब ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, इसलिए आपको याद रखना है कि अमेरिका 101वां सदस्य बना है इसका। ठीक है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है दरअसल कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के जितने भी देश हैं, है ना, कर्क और मकर के बीच में जो देश स्थित हैं उन देशों का एक संगठन है। इसके अलावा ऐसे देश भी अब इसमें शामिल हो रहे हैं जो कर्क और मकर रेखा से बाहर पड़ते हैं, जैसे यूएसए कर्क और मकर रेखा के बाहर है लेकिन फिर भी इसका एक सदस्य बन गया है। कर्क और मकर रेखा के बीच में होने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में सूरज की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इसलिए सौर ऊर्जा को प्राप्त करना ज्यादा आसान है और आसानी से सौर ऊर्जा का दोहन किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ, वह किस दो शहरों के बीच बनकर तैयार हुआ है? कुछ यहाँ पर मिसप्रिंट है, यानी कि किन याद रखेंगे, किन दो शहरों के बीच में बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का अभी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री ने, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है ये, चलिए इसका आंसर दीजिए आप जल्दी से। चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर होगा 7वें का सही आंसर होगा सी, यानी कि लखनऊ से गाजीपुर के बीच में ये पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 341 किलोमीटर लंबा है। ये तो 341 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेस वे बनाया गया है जो कि देश का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। अब देखिए इसमें आपको याद रखना है कि अभी फिलहाल जो ये एक्सप्रेस वे बना है ये अभी फिलहाल तो सबसे लंबा है देश का, लेकिन एक टाइम बाद यानी कि 2023 तक एक और एक्सप्रेस वे बन के तैयार हो जाएगा और वो फिर देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल यही याद रखना है आपको, है ना। 2022 में आपको अगर क्वेश्चन आए तो सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा याद रखेंगे आप? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। लेकिन उसके बाद 2023 तक जब ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बनके तैयार हो जाएगा तब ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, क्योंकि ये 1350 किलोमीटर लंबा है। तो इसको भी याद रखेंगे अलग से, है ना, कि 2023 तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे हो जाएगा। अभी फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है। ये बड़ा शानदार एक्सप्रेस वे बनाया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। यहाँ पर सुपर हरकुलस विमान को की लैंडिंग की गई, सुखोई 30 उतारे गए और इसके अलावा मिराज 2000 की भी लैंडिंग हुई थी। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, हाल के दिनों में बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों की समस्याओं एवं शिकायतों को दूर करने के कौन योजना आयोजित किया? है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है तो अब मैं दोबारा बोल देता हूँ कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को ग्राहकों की समस्याओं एवं शिकायतों को दूर करने के लिए कौन सी योजना, है ना, लागू की गई है। तो आपको याद रखना है इसमें कौन सी योजना है। देखिए, एकीकृत लोकपाल योजना, बैंक शिकायत योजना, ग्राहक सेवा योजना। तो चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं। 8वें का सही आंसर होगा ए, यानी कि एकीकृत लोकपाल योजना एक ऐसी योजना होगी कि अब कोई भी व्यक्ति एक ही प्लेटफॉर्म पे जाकर किसी भी बैंक या किसी भी वित्तीय संस्था की कोई समस्या है, कोई करप्शन है, कोई शिकायत है, तो उसके लिए वो अपनी याचिका या अपनी अपील कर सकता है। तो इस प्रकार से एकीकृत लोकपाल योजना आपको याद रखनी है। लोकपाल का मतलब ओम्बुड्समैन होता है इंग्लिश में। तो इस प्रकार से एकीकृत लोकपाल योजना लागू की गई है बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की कोई भी समस्या या शिकायत को दूर करने के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आदान प्रदान के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया है? तो एक सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जो छोटे निवेशक होते हैं, है ना, वो पहले निवेश नहीं कर पाते थे। तो अब एक नई योजना लागू की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है वर्चुअल तरीके से, आभासी तरीके से, और इस योजना का नाम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, यानी कि 9 का सही आंसर होगा सी। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना, है ना, छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का अवसर प्रदान करेगी। तो इसे याद रखेंगे। 9वें क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-2021 के अनुसार
देश में अधिकांश राज्यों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कितना अधिक हो गई है। तो देखिए एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कराया गया है ना, और ये सर्वे पहले, इससे पहले जो हेल्थ सर्वे 4 नंबर का था वो 2015 में कराया गया था। तो उसके बाद अब 2019-21 का ये सर्वे है। तो इस सर्वे में ये बात निकल के आई है कि देश में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा हो गई है। तो इसका आपको सही आंसर देना है कितना ज़्यादा हो गई है, यानी कि 1000 पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या आपको बतानी है ना, कितनी है। तो ये हो गई है देखो 1020। इसका मतलब ये हुआ कि 10वें का सही आंसर क्या होगा, डी। तो डी आंसर होगा 10वें का। अब चलिए देखिए इसके बारे में कुछ और बात बता देते हैं आपको कि ये जो फैमिली हेल्थ सर्वे है ये कौन कराता है। तो ये कराता है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये सर्वे कराया जाता है। इस बात को याद रखेंगे कि कौन सा मंत्रालय इस प्रकार के सर्वे को अंजाम देता है। तो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये सर्वे कराया जाता है ना। हर 5 साल में लगभग होता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है 4, 5 या 6 साल में, तो कराया जाता है ये सर्वे। अब ये जो सर्वे है इसकी जो वैधानिकता है इस पे कई प्रश्न है। दरअसल ये सर्वे बहुत बड़ा सर्वे नहीं है, पूरे देश का सर्वे नहीं है, बल्कि कुछ ही परिवारों को इसमें लिया जाता है। तो इसमें 6.5 लाख परिवारों को लिया गया और 6.5 लाख परिवारों से बात करके पता लगा कि उन परिवारों में महिलाओं की संख्या क्या है, अधिक है। तो एक तरीके से आशा की उम्मीद तो है, लेकिन हम इसे फिर भी पूरे देश पे लागू नहीं कर सकते, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में वाकई में ऐसा हुआ है कि महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा हो गई हो। ये तो हमें जनगणना होगी तभी पता लगेगा। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद 2021 की जनगणना होनी थी, लेकिन अभी हुई नहीं। तो जो जनगणना होती है उसी में हमें सही आंकड़े पता लगते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण जगी है। इसमें भी देखो आपको थोड़ा सा ये भी याद कर सकते हैं कि शहरों में जो लिंग अनुपात है यानी कि महिलाओं की संख्या है वो और अधिक है। यानी कि शहरों में अगर हम देखें तो शहरों में 1037 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले, जबकि गांव में इनकी संख्या कम है। और गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हम देखते हैं कि महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों के मुकाबले कम है, यानी कि 985 है। इसे याद रखेंगे। इसमें देखो सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति वाला जो राज्य है इस सर्वे में वो है बिहार। बिहार में महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है 1000 पुरुषों के मुकाबले, और ये है 1090। तो 1090 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। और सबसे खराब स्थिति वाला राज्य है हरियाणा। जैसे कि ऑब्वियसली होता ही है, हरियाणा ज्यादातर खराब प्रदर्शन करता है लिंग अनुपात में, तो वहां पर स्थिति है 926। तो इस फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डाटा है जो आपको याद रखना है कि भाई टोटल कितना है। तो टोटल पूरे देश का लें हम तो 1020 कहेंगे, और बाकी बिहार में 1090, हरियाणा में 926 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले। तो ये लिंग अनुपात में एक उम्मीद की किरण है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो इसे याद रखना है आपको। चलिए दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला किस शहर में संपन्न हुआ है। अब देखिए इसमें 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो दरअसल ये मेला बहुत सालों से एक ही शहर में होता है। तो मुझे लगता है इसका सही आंसर तो लोगों ने दे ही दिया। तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में जो प्रगति मैदान है वहां पर इसका आयोजन किया गया। और इस बार जो व्यापार मेला है ये, इस व्यापार मेला में बिहार को स्वर्ण पदक का पुरस्कार दिया गया। तो स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में। तो इस बात को भी याद रखेंगे कि बिहार इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वर्ण पदक जीतने वाला राज्य है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, और 11वें का सही आंसर हो गया सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल में भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग कौन निर्वाचित हुआ। ये देखो थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। हाल में भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में कौन सदस्य भारत की ओर से निर्वाचित हुआ है। तो भारत का कौन व्यक्ति है जो निर्वाचित हुआ है ये इसमें पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए राजेश मित्तल, बिमल पटेल, रितेश शर्मा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका सही आंसर होगा, बताइए जल्दी से। 12वें का सही आंसर होगा बिमल पटेल, यानी कि बी आंसर है इसका। और भारत के अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में भारत की ओर से है ना कौन निर्वाचित हुए हैं, बिमल पटेल। तो बिमल पटेल अब इसके एक सदस्य हैं। तो आपको ये याद रखना है बिमल पटेल को। इसके अलावा देखो थोड़ी सी और बात जान लेते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में, 1947 में इसकी स्थापना हुई।
इसका जो मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का, इसका मुख्यालय है जिनेवा में, और इसमें कुल 34 देश ऐसे हैं जो इसके सदस्य देश हैं। 34 सदस्य देश हैं इसके। तो देखो ये एक्स्ट्रा जानकारी आपको पता होनी चाहिए, है ना। अब इस तरीके से करने से आपको करंट अफेयर्स आपका बढ़िया हो जाता है ना। और ये जो बिमल पटेल जो इसके सदस्य निर्वाचित हुए हैं, दरअसल ये 5 साल के कार्यकाल है इनका, लेकिन इनका जो कार्यकाल है वो शुरू होगा 1 जनवरी 2023 से, यानी कि अगले साल से इनका कार्यकाल प्रारंभ होगा। तो अभी फिलहाल ये निर्वाचित हो गए, लेकिन कार्यकाल इनका 5 साल का कार्यकाल है, और वो शुरू होगा कब? 1 जनवरी 2023, यानी कि अगले साल से। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में कौन सदस्य निर्वाचित हुए? बिमल पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13वां क्वेश्चन। हाल ही में राज्यसभा के महासचिव कौन बने हैं? तो महासचिव, देखिए महासचिव वाला जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि महासचिव पिछले 5-6 महीने में 2 बदल गए हैं, एक के बाद एक। तो इसलिए आपको याद रखना, देखो इसका सही आंसर होगा 13वें का सही आंसर पीसी मोदी। पीसी मोदी राज्यसभा के नए महासचिव बनाए गए हैं, इसलिए इन्हें याद रखना आपको। महासचिव नए कौन है? पीसी मोदी। पीसी मोदी से पहले कौन थे, अगर कोई ये पूछ ले तो आपको याद रखना है, इनसे पहले थे पीपी रामाचार्युलू। रामाचार्युलू, बड़ा अजीब सा नाम है इनका। तो ये पहले थे, अब ये हट गए हैं, है ना, ये कुछ महीने रह पाए, और अब पीसी मोदी इसके राज्यसभा के नए महासचिव हैं। अब आपको देखो क्या करना है कि राज्यसभा के ना कुछ अधिकारियों के या कुछ पोस्ट के नाम जरूर पता होने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सभापति कौन है, तो आप जानते हैं कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के कौन होते हैं? सभापति होते हैं। तो वेंकैया नायडू हो गए। फिर विपक्ष का नेता कौन है ना, तो विपक्ष का नेता आपको पता होना चाहिए कौन है। तो विपक्ष का नेता आप बता सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं। फिर कोई पूछे कि सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो हैं पीयूष गोयल, है ना। पीयूष गोयल इसके कौन है? सत्ता पक्ष के नेता हैं। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके उप सभापति कौन है या उपाध्यक्ष कौन है। तो उप सभापति या उपाध्यक्ष जो होंगे वो हैं हरिवंश नारायण सिंह। तो इस तरीके से देखो आपको ना ये राज्यसभा में जो कई जो पद हैं, इन पदों पर कौन कौन है, जो ऊपर के सबसे ऊपर के पद हैं उन्हें आपको याद रखना, सभापति, उपसभापति, सत्ता पक्ष के नेता, विपक्ष के नेता और राज्यसभा के महासचिव। तो मैंने आपको देखो सबके बारे में बताया है एक एक बार, इसे आप याद करें, है ना, जरूरी है। इसी तरीके से आप चाहें तो अलग से अभी थोड़ी देर में जब ये वीडियो खत्म होगा तो आप गूगल पे जाके लोकसभा का भी इसी तरीके से याद करें कि लोकसभा में भी अध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, विपक्ष का नेता कौन है, सत्ता पक्ष का नेता कौन है और लोकसभा का महासचिव कौन है। इस तरीके से लोकसभा का भी याद कर लें तो ये बात बिल्कुल पूरी हो जाएगी एकदम। और फिर कोई भी क्वेश्चन आएगा लोकसभा राज्यसभा के पद पर कौन है तो आप बता सकते हैं। और ये आपको मैं बता दूं पहले से कि उपाध्यक्ष फिलहाल लोकसभा में कोई भी नहीं है, ये पद इस समय रिक्त है। चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है किस सुंदरी ने मिस अर्थ 2021 का ताज जीता। तो मिस अर्थ 2021 कौन सी सुंदरी बनी है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर बताइए जल्दी से, 14 का सही आंसर बताना है आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डेस्टिनी वैगनर। तो दरअसल डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ 2021 का खिताब मिला है ना, मिस अर्थ 2021 चुनी गई है डेस्टिनी वैगनर। हालांकि इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं। फिर 16वां क्वेश्चन देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन है भारत एक्सा शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास, है ना, किन देशों के बीच हुआ। यानी कि इसमें पूछा ये गया है कि एक्सा शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच हुआ है। तो भारत ने किस देश के साथ ये सैन्य अभ्यास किया है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, जब तक आप आंसर देंगे तब तक मैं एक दो और बातें बता देता हूं आपको। एक्स शक्ति 2021, तो एक्स शक्ति 2021 जो सैन्य अभ्यास है, दरअसल ये एक ऐसा सैन्य अभ्यास है जो थल सेनाओं का सैन्य अभ्यास है। तो थल सेनाओं भारत और एक देश है, अब मुझे लगता है आंसर बता देना चाहिए आपको। तो 16वें का सही आंसर होगा फ्रांस। यानी कि फ्रांस और भारत की थल सेनाओं के बीच में, है ना, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। तो अब देखिए इसके साथ एक दो चीजें और कर लेते हैं कि भारत और फ्रांस दो ऐसे देश हैं जिनके बीच में कई और भी सैन्य अभ्यास होते हैं। तो इनमें देखो एक सैन्य अभ्यास तो है जिसे कहते हैं गरुड़। अब आप जानते हैं गरुड़ कहाँ उड़ता है, हवा में उड़ता है गरुड़, है ना।
तो गरुड़ जो है वो वायु सेनाओं के बीच में किया जाता है, तो वायु सेना से संबंधित है। तो भारत और फ्रांस की वायु सेनाएं मिलकर गरुड़ नाम से क्या करती हैं, एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करती हैं। फिर इसी तरीके से एक और है वरुण। तो ये गरुड़ और वरुण देखो इनका नाम जो है ना, इसमें एक तरीके से एक थीम बन रही है ना, गरुड़ वरुण। तो गरुड़ वरुण जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और फ्रांस के बीच में होते हैं, और वरुण जो होता है वो नौ सैन्य अभ्यास है। तो नौ सैन्य अभ्यास है, नौ सेनाओं के द्वारा होता है, नेवी इसमें भाग लेती है भारत और फ्रांस की। तो देखिए 3 हो गए ये, एक्स शक्ति, गरुड़ और वरुण। पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है किसके बीच हुआ है, उसके बाद फिर आगे की कहानी आपको याद करनी है, और फिर ये भी याद कर सकते हो कहाँ हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये बड़े एग्जाम में ही आते हैं इस तरह के क्वेश्चन की ये कहाँ आयोजित हुआ। तो ये जो आयोजित हुआ है वो हुआ है फ्रांस का एक शहर है, फ्रांस के एक शहर फ्रीजस में ये आयोजित किया गया। तो फ्रांस के फ्रीजस नामक स्थान पर है ना, ये इसका आयोजन हुआ है एक्स शक्ति 2021। तो ये हो गया आपका 16 क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बाबा साहब पुरेदरे है ना, पुरेदरे का निधन हो गया, ये किससे संबंधित थे? तो बाबा साहब पुरेदरे का निधन हुआ, दरअसल ये बहुत बड़े इतिहासकार हैं है ना, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये याद रख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो चलिए दोस्तों देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये 12वीं जो मंत्री स्तरीय बैठक है, दरअसल ये संपन्न ही नहीं हो पाई, दरअसल ये रद्द हो गई। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन ये है कि कहाँ होनी थी ये, है ना, तो ये आपको बताना है कि ये कहाँ आयोजित होनी थी, इसके लिए कहाँ सोचा गया था आयोजित करने के लिए, लेकिन ये आयोजित हो नहीं पाई, है ना। तो आपको बताना है कि कौन सा स्थान है जहां पर विश्व व्यापार संगठन की ये बैठक 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक जो है वो आयोजित करने का फैसला लिया गया था, लेकिन ये आयोजित हुई नहीं, है ना। तो आपको आंसर देना है, जल्दी से बताइए। फ्रांस, कजाकिस्तान, स्विट्जरलैंड और अगला ऑप्शन है अमेरिका। इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको पता करके बताना है जल्दी से कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है, ये पता करना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हम बता देते हैं, और 18वें का सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिनेवा, तो जिनेवा में इसका आयोजन होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे रद्द कर दिया गया। तो ये जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये पिछले कई सालों से हो भी नहीं पा रही है। तो आपको याद रखना है कि जो 11वीं बैठक थी ना, वो काफी पहले हुई थी, यानी कि 2017 में इसका आयोजन हुआ था, तब से लेकर अब तक लगातार ये टलती ही जा रही है ना। 2018, 19, 20, 21, 2021 में भी नहीं हो पाई, तो इसलिए याद रखेंगे। और 2017 में जो हुई थी वो ब्यूनस आयर्स, एक शहर, एक राजधानी है अर्जेंटीना की, तो ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन हुआ था, और तब से अभी तक ये WTO की बैठक नहीं हो पाई। तो और अब जरा WTO के बारे में भी कुछ पता कर लेते हैं कि WTO क्या है। तो देखो WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो WTO जो है ना, इसकी स्थापना हुई है 1995 में। दरअसल 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय है इसका जिनेवा में, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है ना, तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इसमें जो सदस्य देश भी आपको याद रखने हैं कि भाई इसके कितने सदस्य देश हैं WTO के। तो सदस्य देशों की जो संख्या है वो है वर्तमान में 164। तो दरअसल सदस्य 164 है ना, 164। इन 164 सदस्यों में 3 ऐसे हैं जो देश नहीं है, जैसे इसमें यूरोपियन यूनियन भी शामिल है, इसमें हांगकांग शामिल है, इसमें मकाऊ शामिल है, और इसमें ताइवान भी शामिल है। तो कई बार हम ऐसे लिख देते हैं 160+4 लिख देते हैं कई बार हम, तो इसे आपको ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मुझे उम्मीद है कि विश्व व्यापार संगठन की आपको ज्यादातर जानकारी मिल गई होगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे जरूर अच्छे से याद रखें कि सनराइज ओवर अयोध्या किसने लिखा है। मतलब एक बुक है जो काफी कंट्रोवर्शियल बुक है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई, अखबारों में भी इसके बारे में आया था, है ना, क्योंकि जिस लेखक ने किताब लिखी उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग कर दिया, उन्होंने अयोध्या के बारे में भी कुछ लिखा, तो इसलिए काफी चर्चित बुक थी ये। तो इसी वजह से जो कंट्रोवर्शियल बुक होती हैं या किसी बड़े लीडर के द्वारा या सेलिब्रिटी के द्वारा लिखी जाती हैं, वो काफी पूछी जाती हैं। आपको याद होगा कि एक बुक आई थी, कई एग्जाम में पूछी गई थी, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, किसने लिखी थी? संजय वारू की किताब थी वो।
तो इसी तरीके से ये किताब भी बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 का सही आंसर होगा सलमान खुर्शीद। तो सलमान खुर्शीद कांग्रेस के एक नेता हैं जिन्होंने ये किताब लिखी है। तो सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई किताब है सनराइज ओवर अयोध्या। तो 19 का सही आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस पड़ोसी देश के सेना अध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि से 10 नवंबर 2021 को सम्मानित किया है। और इसका सही आंसर होगा, देखिए आप ध्यान से, जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने किस देश के सेना अध्यक्ष को मानद जनरल की उपाधि दी है। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल के जो सेना अध्यक्ष हैं उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया है। तो इस बात को याद रखेंगे। तो देखिए इसमें 20 क्वेश्चन थे हमारे। ये इस तरह के 20 क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहेंगे और हम कोशिश करेंगे, हर हाल में कोशिश क्या करना ही करना है आपका, जब तक कि लेखपाल का एग्जाम ना हो जाए तब तक हम लगातार हर तीसरे दिन 20 क्वेश्चन का एक वीडियो डालेंगे। आप इसे प्रैक्टिस करिए, सुबह उठिए और सबसे पहले एक बार देख लीजिए, उसके बाद बात खत्म। उसके बाद इसी तरीके से लास्ट में, और इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, थोड़ा सा एक आध बार रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन के आंसर याद रहेंगे। और दूसरी बात, जो हम अलग से जो आपको एक्स्ट्रा चीजें बताते हैं उससे आपका करंट अफेयर्स पक्का हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। आपको कोई विशेष मैगजीन या कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी हमने शुरुआत की है ना। ये जो क्वेश्चन है पिछले, जब भी आपका एग्जाम होगा लेखपाल का, यानी कि लेखपाल का एग्जाम शायद मई तक होगा जहां तक है, या अप्रैल मई जब भी हो, तो समझ लीजिए आप तब तक आपके पास 1000 से ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसलिए हमारी कोशिश है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, आपको कोचिंग में जाने की जरूरत भी नहीं है। आप आराम से इससे पूरा लाभ उठाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अगर अच्छा लगा, आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें। अपनी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे अपना स्टेटस लगा सकते हैं अगर आपका मन करे तो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के लिए। जय हिंद।